पहले दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं यूनिट 10 आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएँ और 4th क्लास है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक कहानी। यह जो है एक आत्मकथा है। प्रकाशन वर्ष है इसका 2007 और रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का एक और आत्मकथा है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, कली यह भी। इसका भी प्रकाशन वर्ष 2007 ही है। ठीक है, तो दोनों आत्मकथा को आप लोग याद रखिएगा। हमें पढ़ना है एक कहानी यह भी, जो हमारे सिलेबस में है ना। तो पूरा बुक का ही पेज मैंने रखा हुआ है। टोटल जो है 47 पेज हैं इसमें, और उसको मैंने पढ़ के जो है हाईलाइट किया हुआ है। तो मैं पढ़ते चलूँगी, आप लोग मेरे साथ पढ़िए इसको, और जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उसको आप लोग नोट डाउन ज़रूर करिएगा, और नहीं नोट डाउन कर पा रहे हैं तो उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो है हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस क्लास को मैं कल ही लेती, लेकिन कल जो है लाइट ना होने की वजह से PDF मैं रेडी नहीं कर पाई थी, है ना। चलिए देखेंगे मन्नू भंडारी के बारे में। यहाँ पे जो इनके लिखा हुआ है, जन्म इनका जो है भानपुरा मध्य प्रदेश में 3 अप्रैल सन 1931 को हुआ था। MA तक शिक्षा जो है इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। लेखन संस्कार जो है इनके पिता सुख संपत राय भंडारी से जो है पैतृक में मिला था। वर्षों दिल्ली विश्वविद्यालय में मिरांडा हाउस में हिंदी अध्यापिका के रूप में कार्य किया इन्होंने। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्ष भी रही हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कुछ कृतियाँ हैं यहाँ पे, जैसा कि उपन्यास है महाभोज, और महाभोज इनका एक नाटक भी है जो आप सभी के सिलेबस में और मैंने पढ़ा भी दिया है। आपका बंटी है स्वामी 1 इंच मुस्कान, जो श्री राजेंद्र यादव के साथ है इनका 1 इंच मुस्कान, है ना। फिर कहानी है 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु। फिर आत्मकथा है एक कहानी, यह भी। एक और आत्मकथा मैंने बताया आप सभी को, क्या बताया मैंने, कली यह भी। उसका भी प्रकाशन वर्ष 2007 ही है। नाटक एकांकी कह लीजिए तो महाभोज है। फिर बिना दीवारों के घर, और बाल पुस्तकें हैं यहाँ पे कुछ इनकी। असमानता जो एक उपन्यास है। आंखों देखा झूठ, कलवा, ये सब जो है कहानी है। आंखों देखा झूठ, कलवा ये जो है कहानी है, और आस माता ये जो है उपन्यास है। तो कुछ रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं जो आपको और सब बुक में नहीं मिलेगा, तो इनको नोट कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि ये अभी कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं वो कुछ अलग ही, उसमें 10-15 क्वेश्चन आपको अलग ही देखने को मिलेगा, जो रचनाएं आपने ना देखी हो ना पढ़ी हो, है ना। तो आप लोग इनको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। फिर हमें जो है उस समय देख के यही लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कहानी है, अभी यहाँ से जो है भूमिका जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, कहते हैं कि आज तक मैं दूसरों की ज़िंदगी पर आधारित कहानियाँ ही रचती आई थी, पर इस बार मैंने अपनी कहानी लिखने की ज़रूरत की है। यह तो ज़रूरत की है तो यह ज़रूरत की, क्योंकि हर कथाकार अपनी रचनाओं में भी दूसरों के बहाने से कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी के, अपने अनुभव के टुकड़े ही तो बिखेरता रहता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भूमिका से है ये। तो स्टार्टिंग का लाइन जो है दे सकता है, तो इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन करेंगे। आगे कहती हैं कि कहीं उसके विचार और विश्वास गूंथे हुए हैं, तो कहीं उसके उल्लास और अवसाद के क्षण, कहीं उसके अपने सपने और उसकी आकांक्षाएं अंकित हैं, तो कहीं धिक्कार और प्रताड़ना के उद्गार। इतना सब जानने महसूसने के बावजूद अगर मैंने इसे लिखा तो केवल इसलिए कि दूसरों की कहानियाँ रचते समय मुझे अपनी कल्पना की उड़ान के लिए पूरी छूट रहती थी, जिसके चलते मैं उनकी ज़िंदगी से जुड़े घटनाओं को जितना चाहती थी काटती छाटती बढ़ाती रहती थी, क्योंकि उस समय मेरा
आगे क्या कहती है, क्योंकि उस समय मेरा लक्ष्य न सामने वाला व्यक्ति रहता था और न उसकी ज़िंदगी की किसी घटना या अनुभव को उकेरना। ठीक है, ये भी लाइन महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। यहाँ से आगे देखेंगे, वह सब तो मेरे लिए निमित्त मात्र रहता था, जिसे माध्यम बनाकर मैं हमेशा उनके अनुभव को सीमित दायरे से निकालकर किसी व्यापक संदर्भ के साथ जोड़ने की कोशिश करती थी, ताकि उसके अनुभव के साथ अनेक दूसरे भी तादात्म्य स्थापित कर सके, यानी वह सबका अनुभव बन सके। आगे देखिए, आगे कहती हैं, पर अपनी कहानी लिखते समय सबसे पहले तो मुझे अपनी कल्पना के पर ही कतर कर एक ओर सरका देने पड़े, क्योंकि यहाँ तो निमित्त भी मैं ही थी और लक्ष्य भी मैं ही थी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से भूमिका से है ये, तो इसको आप लोग नोट ज़रूर करिएगा। फिर यहाँ से देखेंगे, यहाँ न किसी के साथ तादात्म्य स्थापित करने की अपेक्षा थी, न संभावना। यह शुद्ध मेरी ही कहानी है और इसे मेरा ही रहना था, इसलिए न कुछ बदलने बढ़ाने की आवश्यकता थी, न काटने छाटने की, है ना। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, यहाँ से लेकर नीचे तक पूरा। आगे यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन भूमिका है, तो भूमिका को लाइन बाय लाइन हम पढ़ लेते हैं, ठीक ना। देखिए, आगे कहती हैं कि यहाँ मुझे केवल उन्हीं स्थितियों का ब्यौरा प्रस्तुत करना था, वो भी जस का तस जिनसे मैं गुजरी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो कुछ मैंने देखा, जाना, अनुभव किया, शब्द सा उसी का लेखा जोखा है यह कहानी। यानी जो है ये आत्मकथा तो है, लेकिन मन्नू भंडारी इसको क्या मानती हैं, एक कहानी मानती हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, पूछा भी गया है, ठीक है ना, कि मन्नू भंडारी ने अपनी किस रचना को कहानी माना है। तो एक कहानी है अभी, जबकि है ये विधा। पूछा जाए कि विधा क्या है, तो आप लोग क्या लगाएंगे, आत्मकथा। लेकिन मन्नू भंडारी को लेकर पूछा जाए कि इन्होंने क्या माना है, तो कहानी माना है, ठीक। जहाँ आगे देखिए, जहाँ मेरे लेखन के क्रमिक विकास, उससे जुड़ी घटनाओं, मुझे सहजते संवारते, जोड़ते तोड़ते संपर्कों संबंधों पर ही केंद्रित रहना इनकी सीमा है, वहीं इसकी अनिवार्यता भी है ना। आगे देखिए, बस शायद यही दूसरे पर कहानियाँ रचने की विधा अपने पर कहानी लिखने से अलग जा पड़ती है। यहाँ से देखेंगे, महत्वपूर्ण है। कहती हैं, आगे बढ़ने से पहले एक बात अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं, इसलिए मैंने इसका शीर्षक भी एक कहानी यह भी रखा है। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष, एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी ज़िंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये आ भी चुका है, ठीक है। आगे देखिए, जो मुख्यतः मेरे लेखकीय व्यक्तित्व और मेरी लेखन यात्रा पर केंद्रित है, ठीक है ना, यहाँ तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे कहती हैं कि बचपन और किशोरावस्था के मेरे संपर्क संबंध, जिसमें माता पिता, भाई बहन, मित्र, अध्यापक आदि हैं, इनके संपर्क में जो है, जिनसे इनका संपर्क है, वहाँ पे जिक्र किया हुआ है। और वह परिवेश तो है ही जिसमें मेरे लेखकी व्यक्तित्व की नींव पड़ी है। होश संभालने के बाद जिन पिता से मेरी कभी नहीं बनी, उम्र के इस पौढ़ेपन पीछे मुड़कर देखती हूँ तो आश्चर्य होता है, बल्कि कहूँ कि अविश्वसनीय लगता है कि आज अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, उसका बहुत सा अंश विरासत के रूप में शायद मुझे पिता से ही मिला है। जबकि आप लोग पूरी अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें जानने को मिलेगा, जो इनके पिता थे इनको जो ज़्यादा मानते नहीं थे, ठीक ना। तो वही ये कह रही हैं कि जबकि पिता से ज़्यादा मेरा लगाव नहीं था, लेकिन जो कुछ भी मैंने पाया है वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो पिता द्वारा विरासत में ही मिला है ना। उसके बाद कहती हैं, इसलिए उनका वर्णन थोड़े विस्तार में चला गया। फिर लेखन की शुरुआत का पहला चरण और उसकी विकास यात्रा, जो बेहद मंथर गति से चलने के बावजूद नाटक, उपन्यास, पटकथा, लेखन तक जो फैली, अन्य विधाओं पर तो कभी प्रयोग भी
प्रयोग ही नहीं किया जानती हूँ। वे सब मेरी सामर्थ्य की सीमा से बाहर हैं। हाँ, अपनी विधा की रचनाओं के दौरान इनमें संबंधित व्यक्तियों और स्थितियों के जो दिलचस्प अनुभव हुए, उनका संक्षिप्त ब्यौरा इस कहानी का प्रमुख हिस्सा है। आगे है, अपनी इस लेखकी यात्रा में लेखक बंधुओं और लेखन में रुचि रखने वाले लोगों का जुड़ते चले जाना स्वाभाविक भी था और अनिवार्य भी। फिर तो आज तक यही सहयात्री रहे मेरे, और इन्हीं के स्नेह सहयोग से मेरी ज़िंदगी का छोटा बड़ा काम अंजाम भी पाता रहा। मेरी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा होने के कारण कुछ साहित्य संबंधों की उपस्थिति अनिवार्य थी। जहाँ मैं हूँ, चाहे जिस रूप में भी, उन्हें तो होना ही था। हाँ, कुछ लोग इस झोंके की तरह आकर मात्र मेरी संवेदना को ही नहीं झकझोर गए, बल्कि मेरे सामने कुछ अनुत्तरित प्रश्न भी छोड़ गए, और जब तक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, हो सकता है तब तक ये मेरे साथ ही बने रहें। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट लग रहा है मुझे, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। यहाँ से क्या है ना, आजकल भूमिका से भी ऐसे कथन दे दिए जा रहे हैं और उसको क्रम में लगाने के लिए आ रहा है, ठीक ना। तो इसको क्रम में ही लिखिएगा, मेरे हिसाब से आप लोग क्रम में लिखिएगा। आगे देखेंगे, आगे कहती हैं कि अपने निश्चल स्नेह और सहयोग से जिन्होंने जीवन के प्रति मेरी आस्था को बढ़ाया, उन्हें मैं भूल सकती हूँ क्या? इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा अस्तित्व ही इन साहित्य मित्रों पर टिका हुआ है। इसलिए ये है तो मैं हूँ, इनके बिना तो मेरी कहानी बन ही नहीं सकती थी। उसके बावजूद मैंने इनमें से किसी का भी व्यक्तित्व विश्लेषण नहीं किया। आगे है, हो सकता है कि इसके मूल में यही बात रही हो कि अपनी कहानी के बीच दूसरों की कहानी क्यों डाली जाए। इसका कहीं और उपयोग नहीं किया जा सकता। ज़्यादा सार्थक उपयोग ये छोटी मोटी टिप्पणियाँ तो ज़रूर की हैं, पर वे या तो उनको परिचित कराने के लिए या फिर किसी संदर्भ विशेष के चलते। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, कोई भी लेखक न तो संपर्क संबंध विहीन हो सकता है, न परिवेश निरपेक्ष। इसलिए उन घटनाओं को तो इसका अनिवार्य हिस्सा होना ही था, जिन्होंने मात्र मेरी संवेदना को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। तो यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। आगे है कि उससे जुड़े हुए छोटे बड़े प्रसंग जिन्होंने कभी मुझे आहत किया, कभी बेहद क्षुब्ध, तो कभी मुझ नासमझ के भ्रम भंग भी किए। यूँ भी एक लेखक की यात्रा होती है क्या? बस उसकी दृष्टि परिवार के छोटे दायरे से निकलकर धीरे धीरे अपने आसपास के परिवेश को समेटते हुए समाज और देश तक फैलती चलती है। इस प्रक्रिया के दौरान होने वाले अनुभव उसे केवल समृद्ध ही नहीं करते, उसकी दृष्टि को साफ और संवेदना को प्रखर करते हैं। हाँ, अब यहाँ से देखेंगे, हाँ, अब यह लेखक की अपनी सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि हद तक वह इन अनुभवों का रचनात्मक प्रयोग कर सकता है। आगे है कि यह भी कैसी विचित्र विडंबना है कि दूसरों की कहानियाँ रचते समय मुझे सामने वाले को उसकी संपूर्णता के साथ अपने में मिलाना पड़ता था, और इस हद तक मिलाना पड़ता था कि स्व और पर के सारे भेद मिटकर दोनों एक लय एकाकार हो जाते थे। पर अपनी कहानी लिखते समय तो मुझे अपने को अपने से ही काट कर बिल्कुल अलग कर देना पड़ा। ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ तक इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से जो मैंने ग्रीन जहाँ पे टिक किया है वहाँ नीचे तक, वहाँ समझ लीजिए महत्वपूर्ण है, वहाँ तक आप लोगों को लिखना है, ठीक ना। आगे है, यह निहायत ज़रूरी था कि इस विधा की अनिवार्य शर्त तटस्थता की मांग भी कि लिखने वाली मन्नू और जीने वाली मन्नू के बीच
पर्याप्त फासला बनाकर रखूं। अब इसमें कहाँ तक सफल हो सकी हूँ इसके निर्णायक तो पाठक ही होंगे, मुझे तो न इसका दावा है न दर्द। ये भी महत्वपूर्ण है यहाँ तक। ठीक, अब यहाँ से देखिए, लेखन और साहित्य से हटकर अपने निजी जीवन की त्रासदियों भरे पूरक प्रसंग को लेखकी जीवन पर केंद्रित अपनी इस कहानी में सम्मिलित किया जाए या नहीं, इस दुविधा ने कई दिनों तक मुझे परेशान रखा। अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों से सलाह ली और उनके आग्रह पर अनंतः इसे सम्मिलित करने का निर्णय ही लिया। बाद में तो मैं भी सोचने लगी कि मेरा और राजेंद्र का संबंध जितना निजता और अंतर्गतता के दायरे में आता है, उससे कहीं अधिक लेखन के दायरे में आता है। लेखन के कारण ही हमने विवाह किया था। यानी राजेंद्र यादव जो हैं वो इनके पति हैं, है ना। विवाह किया, हम पति पत्नी बने थे। उस समय मुझे लगता था कि राजेंद्र से विवाह करते ही लेखन के लिए तो जैसे राजमार्ग खुल जाएगा, पर उस समय यही मेरा एकमात्र काम्य था। उस समय कैसे मैं भूल गई कि शादी करते ही मेरे व्यक्तित्व के दो हिस्से हो जाएंगे, लेखक और पत्नी के। कौन कौन से हिस्से? लेखक और पत्नी के। इनमें कोई संदेह नहीं कि मेरे लेखकी व्यक्तित्व को राजेंद्र ने जरूर प्रेरित और प्रोत्साहित किया। इनके साथ मिलने वाला साहित्यिक वातावरण, होने वाली गप गोष्ठियाँ मेरे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत भी रहे। लेकिन मेरे व्यक्तित्व पर पत्नी रूप, इस पर राजेंद्र निरंतर जो और जैसे प्रहार करते रहे, उसका परिणाम तो लेखक ने ही भोगा। आगे है कि निरंतर खंडित होते आत्मविश्वास के लेखन में आए गतिरोध का जो सिलसिला शुरू हुआ, अंततः वह उसके पूर्ण विराम पर ही समाप्त हुआ। इसलिए पूरक प्रसंग की सारी बातें लगने को मेरे निजी जीवन से संबंधित ही लगेंगी, पर जुड़ी हुई तो मेरे लेखन से ही हैं, बल्कि मेरे लेखकी जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। हाँ, यहाँ से देखिए, यह मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह सकती हूँ कि मैंने न तो इसमें वर्णित तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है, न अपनी किसी दुर्भावना के चलते उन्हें विकृत करने की। जो कुछ भी लिखा, एक आवेगहीन तटस्थता के साथ लिखा। ये रहा पूरा एक कहानी। यह भी आत्मकथा का जो है भूमिका। ओके, और भूमिका किसने लिखा है? मन्नू भंडारी ने स्वयं लिखा है। तो भूमिका से भी जो 4-5 यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो उसको मैंने बताया। आई होप आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। अब चलिए जो है हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक कहानी है अभी आत्मकथा यहाँ से, लेकिन जो मैंने हाईलाइट किया है वही हम पढ़ेंगे। मैं पूरा विश्वास के साथ आप लोगों को बता सकती हूँ कि जो मैंने हाईलाइट किया है वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बीच का जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है उतना। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3-4 साल पढ़ाते पढ़ाते जो है इतना तो पता चल ही गया है कि एनटीए जो है प्रश्न कहाँ से बनाता है। और हाँ, एक बात यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट आप लोग मेरी बात सुन लीजिए। किसी ने मैसेज किया था कि दृष्टि के गाइड से जो है क्वेश्चन नहीं आते। किसने बोला आपको कि दृष्टि के गाइड से क्वेश्चन नहीं आते? और मैं आपको बताऊं तो मेरा जो एग्ज़ाम क्लियर हुआ है नेट का, तो वो अब मैं 80% 85% में दृष्टि के गाइड को ही श्रेय दूंगी। उसी से ही मैंने पढ़ा है, उसको 5-6 बार मैंने पढ़ा। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास बुक नहीं है, सारी बुकें हैं, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं बुक को पढ़ लूँ, एक विधा को मैं पढ़ने बैठ जाऊँ, क्योंकि कई विधाएँ जो हैं बहुत बड़ी हैं। लाइन बाय लाइन को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। 2 पेज पढ़ेंगे, 3 पेज पढ़ेंगे, मान लीजिए 50 पेज पढ़ लिया आपने, उसके बाद आप खुद ही बोर हो जाएंगे, नहीं पढ़ने का मन करेगा। तो जो है पूरे बुक का जो निचोड़ है उसमें दृष्टि के गाइड में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखा सकती हूँ। अगर आप बोलेंगे ना आप लोग, तो मैं प्रूफ के साथ दिखा सकती हूँ कि प्रश्न यहाँ से आया हुआ है दृष्टि के गाइड से। कैसे नहीं आता है, इस गलतफहमी मत रहिए आप लोग। गाइड है आप सभी के पास, तो आप लोग उसको बार बार पढ़िए। जब भी आपको टाइम मिलता है रिविज़न करते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्ट में दिया है, पढ़ने में बहुत आसानी रहता है और अच्छा भी लगता है, हमें समझ में भी आ जाता है कि क्या है इसमें। बाकी तो मैं हूँ ही टेक्स्ट से जो है जो भी बड़ी विधाएं हैं उसको मैं छाट कर जो है आप लोगों को पढ़ाऊँगी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। और जो छोटी हैं उनको हम पूरा पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे।
लेखक एक अनवरत यात्रा जिसका न कोई अंत है न मंजिल, बस निरंतर चलते जाना है, बस निरंतर चलते चले जाना ही जिसकी अनिवार्यता है, शायद नियति भी। तो यहाँ से लेकर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। फिर हर रचना एक पड़ाव जिसमें यहाँ तक पहुँचने के सुख संतोष से ज़्यादा आगे जाने का उत्साह भरा रहता है, पर कभी कभी यह क्रम उलट जाता है। अपने रचे का सुख संतोष और उससे मिलने वाला यश लेखक को एक ऐसी गहरी तृप्ति का बोध करा देता है जिससे आगे जाने का यह उत्साह लौट लौट कर मुक्त भाव से अपने रचे के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाने लगता है, ठीक। यहाँ तक आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पिछले 10 वर्षों से मैंने अपने मन की 10 पंक्तियाँ भी न लिख पाने के पीछे कहीं यही कारण तो नहीं, बहुत ईमानदारी से मन का कोना कोना टटोल कर देख लिया। आत्ममुक्त तो क्या, मैं तो अपनी लेखे को लेकर कभी आत्मसंतुष्ट भी नहीं हो पाई। यहाँ से यहाँ तक इसको भी आप लोग नोट करिएगा। आगे देखेंगे, आत्ममुक्त तो क्या, अच्छा यहाँ तक हो गया। भरपूर आत्मतोष देने वाला कुछ लिखा ही नहीं, न स्तर की दृष्टि से न परिणाम की दृष्टि से। तब क्या मेरे सरोकार और प्राथमिकताएं बदल गईं, लेकिन प्राथमिकता के क्रम में लिखना मेरा पहला और प्रमुख सरोकार तो कभी रह ही नहीं पाया। बेटी और घर जिसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, यानी इनके ऊपर जो है बेटी की जिम्मेदारी और घर की जिम्मेदारी जो है पूरी थी। कहती है के साथ नौकरी जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अनिवार्य थी। इनकी नौकरी जो थी साथ में इनके थी, उसको साथ लेते हुए, ठीक है, घर की जिम्मेदारी, बेटी की जिम्मेदारी और जो इनकी नौकरी थी उसकी जिम्मेदारी। कहती हैं के बीच से ही लिखने के लिए समय और सुविधा जुटानी पड़ती थी, और मैंने जो कुछ भी लिखा इन सब के बीच ही लिखा। इनकी कीमत पर कभी नहीं लिखा, लेकिन पहले हर स्तर पर संकट थे, कष्ट थे, समस्याएं थी, नसों को चटका देने वाले आघात थे, पर उनके साथ लगातार लिखना भी था, जो भी था, जैसा भी, ठीक। तो यहाँ तक आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, पहला पेज है इसलिए मैं पूरा पढ़ रही हूँ इसको, ठीक है। पहले पेज को आप लोग पूरा पढ़ेंगे। फिर आगे देखिए, यहाँ से इसको नोट करिएगा। कहती है कि आज ये सारी समस्याएं संकट समाप्त प्राय हैं, पर लिखना तो बिल्कुल ही समाप्त है। तो क्या संघर्षपूर्ण और समस्याग्रस्त जीवन ही लिखने का अनिवार्य शर्त है? ये आप लोग नोट जरूर करेंगे, ठीक ना। पहला कथन आगे है, कभी कभी सोचती हूँ कि कभी ऐसा तो नहीं कि मुझ में लिखने के प्रति पहले जैसे निष्ठा या लगाव नहीं रहा। हो सकता है कि कारण यही हो, और है तो मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच भी नहीं। अच्छा है कि मेरे पास कोई ऐसा तर्क कौशल या लेखकी हुनर नहीं है जिससे मैं लेखन में आए इस ठहराव को भटकाव न मानकर कुछ सामान्य के कारण ढूंढ लेती हूँ, और उस मानसिक यंत्रणा और जानलेवा दंश से भी मुक्ति पा लेती जो इस स्थिति की अनिवार्य परिणति होनी चाहिए। यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक आप लोग नोट करिएगा। आगे जो है कुछ ऐसा है नहीं, इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ से देखेंगे। आगे कहती हैं, लिखने का आधार बनाने के लिए ज़िंदगी के टूटे बिखरे और खोए सूत्रों को समेटने की प्रक्रिया में जाने क्यों अपने माली की एक बात याद आई। बिना स्थान, साधन, सुविधा और जानकारी के महज शौक के चलते मैंने अपने घर में थोड़े से गमले रखे थे और मुझे उससे बहुत लगाव था। एक दिन देखा कि बिना मौसम ही प्रत्यक्ष कारण के गमले में ढेर सारी पत्तियां झड़ गईं और 2-3 दिन में ही वह पौधा चंद पत्तियों के साथ टहनियाँ का एक टुकड़ा भर गया। मात्र ठूठ कुछ मेरी ही तरह। इसको नोट नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से माली ने देखा तो बड़ी बेरहमी से बची खुची पत्तियों को भी नोच फेंका।
मेरे मुंह से निकले। अरे अरे, यह सुनकर बड़ी सहजता से उसने अपनी भाषा में कहा, इन पत्तियों को तो अब झड़ना होगा, इससे मुंह रखकर अब काम नहीं चलेगा। तो ये कहा किसने है? तो ये माली ने कहा है। मन्नू भंडारी की जो आत्मकथा है, ये पूछ सकता है कि ये पंक्तियाँ जो है किस रचना से है, तो एक कहानी यह भी आत्मकथा से, और पूछ सकता है कि एक कहानी यह भी में जो है ये कथन जो है किसका है, तो माली का है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। इतना डीप मैं बता रही हूँ, हो सकता है कि ऐसा प्रश्न आए, लेकिन ये सिर्फ मुझे यहाँ तक लग रहा है कि ये पंक्ति देकर सिर्फ यही पूछेगा कि किस रचना से है। तो माली ये कहता है, ठीक ना, काम नहीं चलेगा क्योंकि ये अब जान नहीं देने वाली, इस पौधे को तो अब जड़ से देखना होगा, ठीक ना। यहाँ से महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, और उसने गमले की मिट्टी उलट दी, गमले की निचली गहराई से निकली जड़ों को गुच्छा, मिट्टी के लिथड़े एक दूसरे से उलझे अनेक रेशे, जो रेशे सड़े गले थे और जिन्होंने पौधों की जीवनी शक्ति को कुंद कर दिया था, उन्हें बड़ी ही निर्ममता से उसने तोड़ फेंका। किसने? माली ने। कहते इसको महत्वपूर्ण नहीं, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से देखेंगे, एक बार पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इन सबसे जुड़कर देखा तो जाए, कौन जाने इन ठूठ जैसी टहनियों में भी कुछ अंकुरित होने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कथन है, ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर नोट करिएगा। इनमें से कुछ कथन जो है दृष्टि की गाइड में दिया हुआ है और मैंने देखा, मिलाया जो भी है, तो 3-4 कथन जो है उसमें नहीं दिया हुआ है, बाकी सारे दिए हुए हैं। यहाँ से देखेंगे, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर की ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिल मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिता का साम्राज्य था। वहाँ निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच वे या तो कुछ पढ़ते रहते थे, कौन? पिता इनके, या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। आगे कहती है कि अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। अजमेर से पहले इनके पिता कहाँ रहते थे? इंदौर में रहते थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधारक के कामों में भी जुड़े हुए थे। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। शिक्षा का वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया भी करते थे, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे पद पे पहुँचे, यानी ओहदे यानी पद पे पहुँचे। वे उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी भी थे। आगे कहती हैं कि पर यह सब तो मैंने केवल सुना था। देखा तो इन गुणों के भग्नवेशों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश यानी विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। यह अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो दी, किसने? शब्दकोश ने, पर उतना अर्थ नहीं जो उन्हें संपन्नता की पहले जैसी स्थिति में पहुंचा सकता था। वैसे 5 बच्चों के साथ परिवार का पालन पोषण और 4 की तो शादियां भी की, जो भी जैसी भी। फिर मेहमान नवाजी का तो पुराना स्तर ही बदस्तूर चालू था, लेकिन दोनों हाथों के खुले खर्च करने वाले व्यक्ति के लिए हाथ खींचकर चलने की यातना और शायद निरंतर गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं,
हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सकारते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कांपती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी। वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उनकी चपेट में आ जाते थे। कभी कभी कहती हैं कभी कभी तो हम लोग भी उनके चपेट में आ जाते थे। ये मैंने पढ़ा क्योंकि अपने पिता के बारे में सारी बातें बताई हैं, तो इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ा मैंने, ठीक ना। यहाँ से देखेंगे, यूँ हम लोग तो जैन हैं पर पिताजी आर्य समाजियों के बीच दीक्षित हुए थे, इसलिए हम लोगों ने भी कभी जैनियों जैसे व्रत उपवास नहीं किए। यहाँ तक कि संवत्सरी के भी दिन भी नहीं। कभी हम लोग मंदिर या मुनि आचार्यों के व्याख्यान सुनने उपाश्रय नहीं गए। साल में 1-2 बार संग साथ मिलने पर माँ ज़रूर चली जाती थी और एक बार पैदल यात्रा करते हुए रात काटने के लिए 5-7 साधुओं का पड़ाव यहाँ पर आ पड़ा। माँ बेहद उल्लसित थी। कोई 60-70 भक्तों का सारा आंगन भर गया, ठीक ना। तो चलिए, ये इसको पूरा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ से देखते हैं, यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे अब पितृगाथा मतलब पिता के बारे में जो भी है इन्होंने बताया है, ठीक है। उसमें ये भी बताया कि मुझसे ज़्यादा लगाव नहीं था क्योंकि ये सांवली थी, उतनी अच्छी नहीं थी तो चिढ़ते थे, इस बात को भी इन्होंने जिक्र किया है, ठीक है। आगे कहती है कि ये पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, ये इसका नोट करेंगे आप लोग, ठीक है। आगे कहती हैं, या कि अनजाने अनचाहे किए व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन से दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला, इनकी बहन थी सुशीला, से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भावना की ग्रंथि पैदा कर दी थी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई हूँ। यानी इनके जो बहन थी वो अच्छी थी, तो उसका जो है उसकी तुलना जो है इनके पिता मन्नू भंडारी से करते थे। तो वही ये कह रही हैं कि मैं उससे जो है अभी तक इतना मान सम्मान मिलने के बावजूद भी मैं उस चीज़ों से भी उबर नहीं पाई हूँ, है ना। आगे कहते हैं कि आज भी परिचय करवाते समय जब कोई तरह तरह के विशेषण लगाकर मेरी लेखकी उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती बल्कि गड़ने को हो जाती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है, ठीक ना। तो यहाँ तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी लाइन, इसको आप लोग ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे कहती है, पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, आज एक अपने खंडित विश्वासों के व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत यानी इनको भी वैसे ही, ये भी ऐसी हो गई थी, शक्की टाइप की, है ना, वही बता रही हैं। झलक दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर चलती रहती थी, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। आगे यहाँ से देखिए, केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपराओं और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लाइन। आगे है, समय का प्रवाह भले ही हमें विपरीत दिशाओं के बाहर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, पढ़ के लग रहा होगा आप लोगों को कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे यहाँ से देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये भी। पिता का चरित्र
अपनी सारी गरिमा, सारी करुणा और सारे अंतर्विरोधों के साथ मेरे मन में ज्यों का त्यों अंकित है। बार बार मुझे लिखने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन कभी साहस नहीं हुआ कि उन पर कलम चलाऊं। जानती हूँ मैं उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी, कुछ अपनी सीमा के कारण, तो कुछ अपने पूर्वाग्रहों के कारण। है ना, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये सभी, इसलिए देखिए मैंने पढ़ के हाईलाइट किया हुआ है। आगे देखेंगे। पिता की ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। पिताजी हर जाति को अपना पराये और बच्चों के हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े ही सहज भाव से स्वीकार करती थी। अब किसके बारे में बोल रही हैं? मम्मी के बारे में अपने, है ना। उन्होंने कहती हैं, उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना कुछ चाहा, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी से लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, यह सब पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। अब ये पैतृक पुराण यहाँ पे समाप्त हुआ। अब जो है यहाँ पे मन्नू भंडारी अपने बारे में बताएंगी। देखिए, 5 भाई बहन में से सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी। ठीक है, तो 7 साल की थी ये अपनी बड़ी बहन की शादी के समय, और उनकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने 2 साल बड़ी बहन सुशीला, जो इनसे 2 साल बड़ी थी सुशीला, ठीक है, कितने साल बड़ी थी? 2 साल। 3 बहनें थी ये और एक भाई, सुशीला और मैंने घर में बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेले खेले, सतोलियाँ, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलों को कमरों से गुड्डी गुड्डियों का ब्याह भी रचाया। पास पड़ोस में सहेलियों के साथ ये खेलने से हमें भाई बहनों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीस कर माजा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। यहाँ से देखिए, कहती है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। वो जिस मोहल्ले में वहाँ पे रहती थी, आगे देखेंगे, अभी नाम दिया हुआ है उसका, जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारा और युवावस्था का आरंभ किया। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। यानी जहाँ पे रहती थी ये, अभी आगे नाम दिया हुआ है, देखेंगे, वहाँ पे जो है कहती हैं कि उनमें से 1-2 को छोड़कर जो है मेरे परिवार का उनमें से कोई भी नहीं है। लेकिन मेरे परिवार का नहीं है, बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी। लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल में भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था। तो महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। आगे है, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। आगे देखेंगे यहाँ से, लड़कियों के अकेले इधर उधर जाने और घूमने फिरने का चलन तो था नहीं, सो स्कूल और खेल से बचे समय में हम किताब पढ़ते थे, कहानी, उपन्यास। यूँ पिताजी को अपना एक अच्छा खासा निजी पुस्तकालय था, पर कथा साहित्य से शून्य था। हाँ, शरद चंद्र की अनेक और प्रेमचंद की कुछ किताबें उसमें जरूर प्रवेश में पाई गई थी, पर पड़ोस में प्रसिद्ध फ्रांसीसी नेता जीतमल जी लुड़िया कहते थे, जो प्रेस के साथ साथ पुस्तकें बेचने का काम भी करते थे।
आगे यहाँ से देखेंगे, लेखन के रूप में यदि किसी से पहचान बनी थी तो केवल शरद और प्रेमचंद से। कहती है लेखक के रूप में किसी से पहचान बनी थी तो वो कौन थे? शरद चंद और प्रेमचंद, ये दोनों नाम याद रखेंगे आप लोग। आगे कहती है कि छठी क्लास से लेकर इंटर तक हर साल गर्मी की छुट्टियों में धन्य कुमार जैन द्वारा अनुदित शरद साहित्य के जितने भी भाग मिलते उन्हें पढ़ने का सिलसिला बराबर चलता रहा और आज भी याद है कि हर साल मैंने पढ़ी हुई उन किताबों को उतना ही डूबकर पढ़ा है। यहाँ से देखिए, उसके कई वर्षों बाद जब आवारा मसीहा पढ़ा तो एकाएक ही इस जीवनी के संदर्भ में फिर से सारा शरद साहित्य पढ़ने का मन हुआ। काफ़ी कुछ पढ़ा भी और मैं खुद हैरत में थी कि समय के साथ साथ बदली हुई रुचियाँ, सदस्यता के बोझ से बोझिल हो आई संवेदना और तर्क से तीखी हो आई मानसिकता के बावजूद उनकी कई रचनाओं ने मुझे उसी तरह बांधा, अपने में डुबोया। यहाँ से देखेंगे, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी, उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। कहती हैं कि हमारे समय में परिवार में लड़की के विवाह के लिए कुछ अनिवार्यता थी, और क्या थी? लड़की 16 साल की हो और कितनी पास हो? मैट्रिक पास हो, यानी हाई स्कूल पास हो, है ना। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। उनकी जो बहन थी सुशीला, दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूल शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी यानी कुशल गृहिणी कह लीजिए, सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक स्त्री बनाने के नुस्खे रटाए जाते हैं। पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे। इनके पिताजी रसोई को क्या कहते थे? भटियार खाना कहते थे। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, भाई डीप में है, पूछ सकता है ना। और कहती और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। बताओ, पिताजी इनके, है ना। वैसे सही किया इन्होंने। यहाँ से देखिए, बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहाँ बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश के चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। 1942 के आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीति पार्टियों की नीतियाँ, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षक, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। यहाँ से देखिए, कहती हैं कि लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, ठीक है, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। कब हुआ? 1945 में। ये जो 10वीं पास करके जैसे आती हैं, ठीक हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, ये स्कूल का नाम याद रखिएगा आप लोग, सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा सीखा। क्या सीखा? ककहरा सीखा। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला खुद चुन कर किताबें दी। पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र अज्ञेय, यशपाल, देखिए इनकी पुस्तक में आत्मकथा में जो है किनका किनका जिक्र है? शरद प्रेमचंद, जैनेन्द्र अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। इतने लोगों का जिक्र हुआ है, ठीक ना। फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस पर जैनेन्द्र की छोटी छोटी सहज वाक्यों वाली शैली जो बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता जैनेन्द्र का उपन्यास है, आप सभी को पता है ना। उपन्यास बहुत अच्छा लगा। इनको जो है
जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास इनको अच्छा लगा? तो सुनीता, ये आप लोग याद रखेंगे। अगेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी, इन्होंने क्या पढ़ा? शेखर एक जीवनी जरूर पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया। उस समय जो इन्होंने अगेय की जो रचना है शेखर एक जीवनी उपन्यास, इनको इन्होंने पढ़ा, लेकिन वो कहते हैं उस समय जो मेरी इतनी एज नहीं थी, उस समय मेरे समझ के बाहर था ये, ठीक है, समझ नहीं पाई उतना। कुछ सालों के बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसकी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई, यानी शेखर एक जीवनी को फिर से इन्होंने पढ़ा नदी के द्वीप पढ़ने के बाद। आगे कहती हैं कि इस बार जो उन्होंने कुछ समझ के साथ पढ़ा शेखर एक जीवनी। आगे कहते हैं कि यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा, ठीक है, जैनेन्द्र का इन्होंने त्यागपत्र पढ़ा रचना उपन्यास जो है, भगवती चरण वर्मा का जो इन्होंने चित्रलेखा पढ़ा, ये भी उपन्यास है, और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस पर उम्र के जितना समझ सकती थी समझा। आगे कहती हैं कि लेकिन मेरे प्रिय लेखक तब यशपाल ही थे, है ना। इतने लेखकों का जो है इन्होंने रचना पढ़ा जाना, लेकिन प्रिय लेखक जो है किसको मानती हैं? तो यशपाल को, ये आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे कहती हैं हो सकता है कि रचनाओं से अधिक उनका क्रांतिकारी जीवन इसके पीछे रहा हो, क्योंकि वह उम्र भी ऐसी ही थी और देश का माहौल भी। क्रांति की कैसी कैसी रोमानी भावनाएं आक्रांत किए रहती थी उन दिनों, क्योंकि यशपाल के जो है झूठा सच उपन्यास हो गया, आप लोग जानते हैं, उसमें भी क्रांति को लेकर जो है उसमें बताया गया है। तो उस समय यही सब चल रहा था, तो इसलिए जो है इनके प्रिय लेखक यशपाल हैं हुए, है ना। कामरेड हो गया यशपाल का जो उपन्यास है, कामरेड भी इनका उपन्यास है ना। यहाँ पे देखिए है भी, आगे पढ़ते हैं। आगे कहती हैं कि क्रांति की कैसी कैसी रोमानी भावनाएं आक्रांत किए रहती थी उन दिनों। अपने हाथ खर्च के पैसों से जो पहली 2 पुस्तकें मैंने खरीदी थी वे थे दादा कामरेड और पार्टी कामरेड, है ना। अमिता हो गया, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड। आगे कहती हैं कि उन्हें 2-3 बार पढ़ा था और लंबे समय तक उन पात्रों और स्थितियों की ललक भरी प्रतीक्षा बनी रहती थी जो मुझे शैल या गीत बनने का अवसर देती। शायद यह उम्र का ही असर था कि नायिकाओं के साथ जीने की जगह नायिका बनकर जीना ज़्यादा अच्छा लगता था। आज भी मुझे अच्छी तरह याद है कि लाल लाल आँखें, बड़ी बड़ी मूछें और लट्ठे की पठानी सलवार पहनने वाला मोहल्ले का इकलौता गुंडा मिट्ठू जैसे मुझे गीता बनने के लिए उकसाया करता था, लेकिन बात करना तो दूर, सामने पड़ जाने पर ही पसीना छूटने लगता था। जब रात के लेटे लेटे मैं गीता बनी, उससे बातें करती, फिर देखती कि कैसे मेरे विश्वास और स्नेह से गुंडई झलकने वाली उसकी आंखों की लाली कम कर दी थी। यहाँ तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहती हैं कि शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों के सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। आगे है कि सन 1946 और 47 के वे दिन, वे स्थितियां, उनमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीले बातों ने रंगों में बहते खून के लावे में बदल दिया था। आगे है कहती हैं कि स्थिति यह हुई कि यह बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में पिताजी की आज़ादी की सीमा तक यही थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानूं समझूं।
देखिए यहाँ से देखेंगे, इम्पोर्टेंट है यहाँ से, यश कामना बल्कि कहूँ कि मैं यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था। यह सिद्धांत की व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। ये अपने पिताजी के बारे में कहती हैं कि मेरे पिताजी ऐसा चाहते थे। ठीक ना, तो इम्पोर्टेंट है ये आप लोग लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ है नहीं, बाकी आप लोग मैं PDF दे दूँगी, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे कहती हैं कि इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अतरंग और विभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, कहते आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। मन्नू भंडारी के पिता को कहते हैं वो। ठीक है, कहते हैं कि यू हैव मिस समथिंग, और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे कि पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। अब जो है पिताजी को थोड़ा मन्नू जी भंडारी जी पे गर्व होने लगा। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। यहाँ से देखेंगे, आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। उस समय मेरी उम्र क्या थी और मेरा भाषण क्या रहा होगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ से देखेंगे, सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भटकाने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। शीला अग्रवाल को किस आरोप में जो है नोटिस कॉलेज वालों ने पकड़ाया था? तो लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। ठीक है, इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निश्चित कर दिया गया। आगे देखेंगे, यहाँ से एक मुसलमान रंगरेज था। मोहल्ले की लड़कियाँ उसे बाबा कहती थीं। हम लोग उसे कभी हल्के हल्के रंगने तो कभी बंदेज के डिज़ाइन बनाने को साड़ियाँ देती थीं। हमारे मन लायक डिज़ाइन बना जाता तो हमसे शायद प्रसन्नता उसे होती थी। आगे है, कहती हैं कि वह, ये लिखना नहीं है, ठीक है, इसको पढ़िए तभी आगे समझ में आएगा। वह हफ्ते में एक दिन आता और रंगरेज के रे को खींच कर एक खास अंदाजा में आवाज़ लगता। रंगरेज ऐसे बोलता है ना, संबोधन जिसको बोलते हैं रंगरेज, है ना। आगे देखिए, यहाँ से अचानक बाबा का आना बंद हो गया। हम लोग हैरान परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद मालूम पड़ा कि वो पाकिस्तान चले गए। पर क्यों? अजमेर में मुसलमानों की संख्या भी खासी थी, दरगाह तो है ही, फिर कोई ऐसे भयंकर दंगे भी नहीं हुए थे कि कोई शहर छोड़कर चला जाए। क्या तकलीफ़ थी बाबा को, किससे डर था? खैर, मैं भी अजमेर छोड़कर कलकत्ता चली गई थी। अजमेर छोड़कर कलकत्ता चली गई थी, सो बात आई गई हो गई। कलकत्ता में मैंने कॉलेज तो ज्वाइन किया नहीं था, सो कुछ महीने कोलकाता और कुछ महीने अजमेर रहती थी। कहती हैं कि आगे, कोई 2-2.5-3 साल की बात है। मैं अजमेर में थी और एक दिन अचानक सुना रंगरेज। मैं चौंकी, फिर सोचा यह भ्रम है कि तभी उस आवाज़ की पुनरावृत्ति हुई। फिर दोबारा जो है आवाज़ आई। फिर कहती हैं कि दौड़कर मैं ही बाहर नहीं आई, आस पड़ोस के 2-4 लड़कियां भाभियां भी निकल आईं, है ना। इसको जानते रहिए, बस आप लोग नोट नहीं करना। यहाँ से देखिए, उस दिन पहली बार समझ में आया कि यह मातृभाषा प्रेम नहीं है, यह तो उस जगह का, उस मिट्टी का प्रेम है, भाषा जिसका अविच्छिन्न हिस्सा है
रगरेज के बारे में ही बोलती हैं ये, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। आगे देखिए, यहाँ से कहती हैं कि शीला जी के दिल्ली के आईपी कॉलेज में चले जाने के बाद अब मेरे लिए अजमेर रहने का कोई आकर्षण नहीं रह गया था। इसलिए मैं भी अजमेर छोड़कर कलकत्ता चली गई अपने बड़ी भाई बहनों के पास। चली तो गई, पर यह भी नहीं सोचा कि इससे पढ़ाई की नियमितता जो है शिथिल हो जाएगी, यानी टूट जाएगा। जो कंटिन्यूटी बनी थी उनकी पढ़ाई की वो टूट जाएगा। वह टूटा और बिना किसी की मदद के कोलकाता से जो है बीए और बनारस से एमए किया, ठीक है ना। तो बीए इन्होंने कहाँ से किया, तो कोलकाता से किया, और एमए कहाँ से किया, तो बनारस से किया। ये 2 बातें याद रखेंगे आप सभी। आगे कहती हैं कि पर यह मात्र डिग्री पाने का आयोजन भर था, असली शिक्षा नहीं। इसको इन्होंने डिग्री पाने का एक मात्र बताया है, असली शिक्षा इन्होंने नहीं बताया बीए और एमए को। कहती हैं कि आगे कहती हैं, आज सोचती हूँ तो आश्चर्य होता है कि शीला नाम के साथ कैसा तो संयोग है मेरा। 15 वर्ष से 17 वर्ष की कच्ची उम्र में शीला जी ने साहस और आत्मविश्वास से भरकर उस समय चलने के लिए एक दिशा दी थी, जीवन को अर्थ दिया था, मेरी भीतरी शक्ति और व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया था। तो कलकत्ता में सुशीला बड़ी बहन ने तो जब तब मेरे अस्तित्व को ही बचाया। अहम हिस्सा जो है निभाया है किसने, सुशीला, इनकी बड़ी बहन जो है। और वहाँ पे अजमेर में किसके साथ रहती थी ये, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया, 1 मिनट में पानी पी लूँ। यहाँ से देखेंगे, कहते हैं कि कलकत्ता में उस ज़माने में शायद हिंदी पढ़ने वालों की बहुत कमी रही होगी। इसलिए एमए करते ही बालीगंज शिक्षा सदन वालों ने आग्रह करके मुझे अपने यहाँ रख लिया। मैंने भी तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी, बिना यह सोचे कि स्कूल से अपना कैरियर शुरू करना भविष्य के लिए कैसा रहेगा। तो महत्वपूर्ण है बात, ये पॉइंट्स महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे है कि सच बात तो यह है कि उस समय मैं उत्साह से भरी हुई थी और वर्तमान ही मेरे लिए सब कुछ था। भविष्य की बात तो दूर दूर तक कहीं दिमाग में नहीं था, कहीं दिमाग में थी नहीं। आगे देखेंगे, यहाँ से आज भी वह दिन अच्छी तरह याद है कि भयंकर चर्म रोग से पीड़ित होने के बाद जब स्थिति में थोड़ा सुधार की ओर थी तो एक दिन अचानक वे मुझे देखने घर चली आई। मैं बैठी बैठी कभी इस हाथ को देखती तो कभी उस हाथ को देखती। मुझे इस हालत में देखकर उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि कल से तुम स्कूल आओगी, पढ़ने के लिए नहीं, केवल स्टाफ रूम में बैठकर सबके साथ बोलने बतियाने के लिए, ठीक है ना। इनको चर्म रोग हो गया था। यहाँ से देखिए, कहती है कि हो सकता है ऐसा ही कोई कारण शीला अग्रवाल पर न लिख पाने के पीछे भी रहा हो। उन्होंने भी मेरे व्यक्तित्व को बहुत सहेजा संवारा था। दिल्ली चले जाने के बाद भी उनसे पत्र व्यवहार बराबर चलता रहा। खूब पढ़ने के ज़िंदगी में कुछ बनने के आदेश निर्देश उनसे बराबर मिलते रहते थे। किससे? शीला अग्रवाल से। वे बराबर अपने पास आने का निमंत्रण भी देती रहती थी। एमए की परीक्षा पास करने के बाद बनारस से लौटते समय 2 दिन उनके पास जाकर रही थी। कितने दिन रही थी ये शीला अग्रवाल के पास? तो 2 दिन। आगे है कि इसके बाद एक बार वे भी मुझसे मिलने कोलकाता आई थी। मिलने पर बातों का सिलसिला जैसे ख़त्म ही नहीं होता था। कुछ वर्षों बाद ही शीला अग्रवाल अचानक विनोबा जी के आश्रम में चली गई।
सुना तो मैं अवाक स्तंभित। उस जमाने में यूपी के एक साधारण से मध्यवर्गीय परिवार की 24-25 साल की एक लड़की, जो अपने क्रांतिकारी तेवर के कारण नौकरी तक से निकाल दी गई, 34-35 की उम्र में आते आते क्यों एकाएक विनोबा जी के आश्रम में चली गई। ये जो है सोचती हैं मन में मनु भंडारी। कहती है कि कुछ वर्षों तक वहाँ से लिखे उनके पत्रों का स्वर और भाव का सब कुछ कैसे इतना बदल गया। कोई भावनात्मक झटका, कोई मोहभंग, ये सारी बातें मुझे लिखने के लिए उकसाते तो बहुत थे, पर कभी लिख नहीं पाई। उनके लिए मन में जो लगाव भरा सम्मान था वह शायद मुझे कभी तटस्थता नहीं देता, और बिना तटस्थता के कलम उठाना लेखकी कर्म के प्रति बेईमानी होती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे, छात्राओं की बात किए बिना बालीगंज शिक्षा सदन का प्रसंग अधूरा ही रह गया। बालीगंज शिक्षा सदन, ठीक है। छात्राओं की बात किए बिना बालीगंज शिक्षा सदन का प्रसंग अधूरा ही रह जाएगा। वहाँ की छात्राओं से कितना स्नेह, कितना सम्मान मिला, और वह मेरी कितनी बड़ी शक्ति था, इसका एहसास तो मुझे बाद में हुआ। अपने पहले प्रेम की असफलता की टूटन जो मेरे शरीर के रोम रोम में चर्म रोग के रूप में फूटी थी, मैंने इन छात्राओं के बीच ही झेली थी। महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, ठीक है। आगे कहती हैं, वे संबंध मात्र छात्रा और अध्यापिका के ही नहीं थे, बल्कि उससे कहीं अधिक प्रगाढ़, कहीं अधिक आत्मीय थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि उस समय मैं उनका आदर्श थी, और वे मेरी पहली जिम्मेदारी और मेरा पहला सरोकार। छात्राओं के मामले में मैं हमेशा अपने भीतर शीला अग्रवाल की उपस्थिति महसूस करती हूँ। मुझे लगता था कि मुझे इन्हें केवल कोर्स भर नहीं पढ़ाना था, और भी बहुत कुछ पढ़ाना था, और इसलिए मैंने कुछ सालों बाद मिस बोस के आग्रह करके टाइम टेबल के एक अतिरिक्त पीरियड की मांग की। पहले तो वे हैरान सी मेरा चेहरा देखती रहीं, पर जब मकसद बताया तो बेहद प्रसन्न। वे खुद चाहती थी कि छात्राओं के कोर्स के अलावा पढ़ने का मात्र आदत ही नहीं बल्कि व्यसन पैदा किया जाए, और इसलिए उन्होंने मुझे लाइब्रेरी की जिम्मेदारी सौंप दी। किसने? शीला अग्रवाल ने। उसे अप टू डेट बनाने के लिए पुस्तक की एक लंबी सूची तैयार करने को कहा। पुस्तकालय के लिए धन मुहैया कराने का दायित्व लिया। स्कूल के प्रेसिडेंट श्री भगवती प्रसाद खेतान ने यह सूचना तैयार करवाने के लिए उन्होंने ही राजेंद्र यादव को स्कूल भेजा। किसने भेजा था? तो भगवती प्रसाद खेतान ने। राजेंद्र से मेरी पहली औपचारिक मुलाकात इसी तरह हुई, लाइब्रेरी में, ठीक है। अपनी छात्राओं के साथ संबंध बताते समय मैं हमेशा अपने भीतर शीला जी की उपस्थिति महसूस करती हूँ। उन्हीं की तरह मैं भी अपनी छात्राओं को किताबें पढ़ने को कहती हूँ, और अतिरिक्त पीरियड में हम लोग उन पर चर्चा करते हैं। मात्र एक पीरियड में होने वाली चर्चा से मन नहीं भरता तो वे घर आ जाती हैं। मेरी शादी के बाद भी यह सिलसिला चलता रहा, और फिर राजेंद्र भी इनमें भागीदारी करने लगे। स्कूल के स्तर पर ही उनकी पढ़ने की रुचि देखकर आज तो आश्चर्य होता है, क्योंकि पढ़ने की वैसी रुचि मैंने दिल्ली के कॉलेज की छात्राओं में कभी नहीं पाई। वहाँ की प्रभा खेतान कहती हैं, वहाँ की प्रभा खेतान ने तो एक क्षेत्र में अपने योगदान से काफ़ी ख्याति भी अर्जित की है। बालीगंज शिक्षा सदन में गुजारे 9 वर्ष मेरी ज़िंदगी की बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहे हैं। बालीगंज शिक्षा सदन में जो है कितने वर्ष गुजारी हैं? तो 9 वर्ष, ठीक है। आगे कहते हैं कि ज़िंदगी के सभी महत्वपूर्ण मोड़ यहीं तो आए। यही मैंने अपनी पहली कहानी लिखी और साहित्य के क्षेत्र में कदम रखा। इसी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए किताबें मंगवाने के सिलसिले में राजेंद्र से परिचय हुआ, विवाह हुआ और गृहस्थी में प्रवेश किया। यही काम करते हुए बिटिया का जन्म हुआ। जिंदगी के साथ महत्वपूर्ण मोड़ आए। स्कूल के अतिरिक्त उन दिनों मैं कुछ समय के लिए अनामिका की गतिविधियों में जुड़ी थी।
दोनों बहनों या भाई में से जिसके भी घर रही वहाँ सुविधाएं तो सब उपलब्ध थी, जिम्मेदारियाँ कोई नहीं। इसलिए मन हमेशा कुछ न कुछ करने को छटपटाता रहता था। कोलकाता में बंगला रंगमंच तो बहुत ही विकसित स्थिति में था। कई प्रसिद्ध नाट्य संस्थाएं भी थी। वहाँ न नाटकों का अभाव था, न ही अभिनेताओं का। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि सामान्य लोगों में नाटक देखने का संस्कार। साधारण से साधारण हैसियत वाले परिवार में भी जैसे तैसे पैसा बचाकर नाटक होने पर देखने जरूर आते थे, और इसलिए अच्छे नाटक वहाँ महीनों तक चलते रहते थे। 2 नाटकों का तो मुझे आज भी याद है, सेतु और अंगार। किसका? सेतु और अंगार, जो शायद साल से ऊपर ही चले थे। उस समय तक मेरा अपना कोई नाटक देखने का कोई संस्कार ही नहीं था, इसलिए बंगला मंच की विकसित तकनीक ने जिसमें तापस सेन ने बिजली के प्रभाव से कोयला खदान में धीरे धीरे पानी भरते हुए दिखाया था, मुझे तो चमत्कृत कर दिया। यहाँ से देखेंगे, श्यामानंद जलान और प्रतिभा अग्रवाल के प्रयास से छुटपुट नाटक होते रहते थे। अंततः श्यामानंद जलान और प्रतिभा अग्रवाल और कुछ और लोगों के सहयोग से अनामिका नामक नाट्य संस्था की स्थापना की। किसके सहयोग से जो है अनामिका नामक नाट्य संस्था स्थापित किया था? तो श्यामानंद जलान और प्रतिभा अग्रवाल के सहयोग से जो है यह संस्था स्थापित हुआ था। ठीक है ना। कहती है कि मुझे आज भी याद है कि इसकी पहली मीटिंग सुशीला के घर में हुई थी। पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? सुशीला के घर में, जो उनकी बड़ी बहन थी, इनसे बड़ी। प्रतिभा के साथ सुशीला भी मंच के साथ जुड़ी हुई थी और छोटे मोटे रोल भी किया करती थी। धीरे धीरे तो फिर इनमें कई और लोग भी जुड़ते चले गए। आरंभ के दिनों में मैं इसी अनामिका के साथ सक्रिय रूप से मैं भी जुड़ी तो जरूर पर मंच न कभी मेरा क्षेत्र था, न कभी बन पाया। तो ये बन पाया यहाँ तक महत्वपूर्ण है। आगे है, कहती है कि मेरे कलकत्ता जाने से काफ़ी पहले से श्री भंवरलाल जी सिंधी के नेतृत्व में मारवाड़ियों के बीच समाज सुधार का एक बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें सुशीला काफ़ी ख्याति अर्जित कर चुकी थी। उसकी विभिन्न गतिविधियां अभी तक चलती रहती थी, यानी कि वह पूरे माहौल में एक जीवंतता, कुछ विशिष्ट करने की ललक भरी सक्रियता। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ से देखेंगे, अपनी कहानी पर बनी फिल्म रजनीगंधा, इनकी जो कहानी है उस पर जो है रजनीगंधा, फिर इस पे जो है रजनीगंधा फिल्म भी बनाया जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके सिल्वर जुबली समारोह से स्वीकृत धर्मयुग में धारावाहिक रूप में छपते समय अपने उपन्यास आपका बंटी पर आपको पाठकों की गुदगुदाती व्यापक प्रतिक्रियाएं, महाभोज का अविस्मरणीय मंचन और सभी अखबारों में उसकी रिव्यू, लेकिन नहीं, वैसा अनुभव फिर भी नहीं हुआ। आज सोचती हूँ तो आश्चर्य होता है कि कैसे कहानी जब तक पन्नों पर लिखी हुई थी, न जाने कितने अगर मगर दुविधा संकोच झिझक कर मेरे घर में रहे थे। यहाँ से देखेंगे, कई बार ख्याल आता है कि यदि पहली कहानी बिना छपे ही लौट आती तो क्या लिखने का यह सिलसिला जारी रहता, वहीं समाप्त हो जाता। क्योंकि पीछे मुड़कर देखती हूँ तो याद आती है कि उस समय लिखने को लेकर बहुत जोश, बेचैनी और बेताबी जैसा कुछ था। महत्वपूर्ण है वो। आगे यहाँ से देखेंगे, आज जब अवसर आया है तो यहाँ मैं भंवर जी के प्रति अपनी कृतज्ञता जरूर व्यक्त करना चाहूँगी, जिसे बरसों से मैं अपने साथ ही लिए घूमती रहती हूँ। मैंने इस दिशा में अपना पहला ही कदम रखा था कि उन्होंने मुझे केवल प्रोत्साहित ही नहीं किया वरन मार्गदर्शन भी किया। आज भी याद है जब मैंने अपनी तीसरी कहानी अभिनेता, ठीक है, तीसरी कहानी जो है अभिनेता उनके पास भेजी। बिना सोचे समझे धड़ाधड़ कहानियाँ लिखने का नशा जो मुझ में चढ़ा हुआ था उन दिनों। ठीक है। तो तुरंत जब उनके पास भेजती हैं तो कहती हैं कि तुरंत उनका उत्तर आया, कोशिश तो यही करना चाहिए कि कहानी का ग्राफ बराबर ऊपर की ओर चढ़ता रहे, पर ऊपर की ओर न भी चढ़े तो कम से कम उस स्तर पर तो ज़रूर ही बना रहे जहाँ से शुरू किया था। ठीक है। फिर आगे कहती है, पर तुम्हारी यह कहानी तो ग्राफ के नीचे की ओर सरकने का संकेत कर रही है। ध्यान रहे आगे से ऐसा ना हो।
यहाँ से देखिए, मैं भंवर जी से कभी मिली नहीं, वर्षों तक उन्हें देख भी नहीं पाई थी, न ही उन्हें कभी मेरी भेजी हुई किसी कहानी के स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट जो लिखते हैं डायलॉग है ना, स्क्रिप्ट को भी संशोधित प्रयोजित करके भेजा। आगे देखिए, यहाँ से मन्नू भंडारी मेरी खोज है और राजेंद्र यादव की प्राप्ति। अब यह अलग बात है कि इस प्राप्ति को राजेंद्र जब तक मैंने उन्हें अपने से पूरी तरह मुक्त नहीं कर दिया, शायद एक नुकसान की तरह ही भुगतते रहे। पर आश्चर्य तो इस बात का ही है कि उन्होंने कभी अपने को इस नुकसान से मुक्त करने की कोशिश नहीं की। यहाँ से देखेंगे, यहाँ एक बात कहना जरूर चाहूँगी कि कहानी पत्रिका में छपी शुरू की 2 कहानियों के साथ मेरा चित्र नहीं छपा था और नाम स्पष्ट रूप से लिंग बोधक भी नहीं था। अधिकतर पत्र तो प्रिय भाई संबोधन से ही आए। खूब हंसी आई, पर एक संतोष भी हुआ कि प्रशंसा लड़की होने के नाते रियायती बिल्कुल नहीं। आगे देखेंगे, यहाँ से साहब गोई की मांग है कि यह बात लिखी तो इतना उल्लेख भी कर दूं कि साक्षात्कार के लिए आए एक साहब ने अबोधपने कि इस बात पे अच्छी खासी खिंचाई भी थी। सारे छोड़िए, इसको रहने दीजिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से देखेंगे, हाँ ये कह रहे, यहाँ से देखिए, सबसे पहले उल्लेख करती हूँ अपनी अकेली कहानी का, जिसने मुझे इतनी शोहरत, इतनी ख्याति की और छपने से लेकर आज तक न जाने कितनी पाठ्यपुस्तकों में संकलित भी थी। वर्षों पहले दूरदर्शन ने इस पर जो टेलीफिल्म बनाई थी, वह भी न जाने कितनी बार टेलीकास्ट हो चुकी है। इस कहानी की बात करते ही मुझे अजमेर में अपने बड़े से आंगन में बड़ी कोठरी में रहने वाली विधवा बुढ़िया याद आई, जिन्हें हम नानी साहब कहा करते थे। उनकी एकमात्र इच्छा, केवल इच्छा ही नहीं बल्कि एकमात्र ललक यही थी कि वे हमारे परिवार की एक अभिन्न सदस्य होकर रहें। घर में वे खूब काम करती थीं और माँ तो उन्हें खिलाने पिलाने और सारे व्यवहार से ही अपना समझती थी, पर संकट आता था तो पिताजी खाना खाने नीचे उतरते। खैर यहाँ तक नहीं, छोड़िए इसको और आगे चलेंगे। हाँ यहाँ देखेंगे, कहती हैं कि कहानी की नायिका बनी तो मेरे ही परिवार की दादी मजबूरी कहानी की। अजीब त्रासदी थी आनंदी की। रात दिन मेहनत करती, कूटती पीसती, पर उसका नशाखोर निकम्मा पति उसकी सारी कमाई ही छीन लेता था, उसे मारता पीटता था। 2 बार उसका बेटा आया उसे ले जाने के लिए। मोहल्ले वालों ने उसे समझाया कि चली क्यों नहीं जाती, पर आनंदी गई नहीं। उसका एक ही जवाब था, इनका क्या होगा, इन्हें कौन खिलाएगा पिलाएगा। मोहल्ले वाले के साथ हम लोग भी खींचते झल्लाते और बात ख़त्म। यह एक जो है पात्र आता है बीच में, उसके बारे में जिक्र करती हैं। आगे कहती हैं कि ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहकर भी सोफिया कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी एक मित्र ने बड़े सनसनीखेज ढंग से यह घटना सुनाई। जानती हो मन्नू, आज हमारी क्लास में एक नन ने कीटस की कविता पढ़ते हुए एक लड़की को बाहों में भरकर चूम लिया। खैर ये छोड़ दो, ये क्या आएगा, क्या ये नहीं आएगा। आगे जो है यहाँ से देखेंगे, एमए करने के दौरान मुझे कुछ पढ़ने आया करते थे, पढ़ाते वक्त ये भी नहीं, ये भी इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए, ब्रह्म कुमारी की कहानियों के बाद एकाएक जो कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई थी वह थी यही सच है। इनकी कहानी जो प्रसिद्ध हुई थी वो थी यही सच है। मोहन राकेश ने इस पर कॉलम लिखा था और यह भी पाठ्य पुस्तकों से लेकर कई संग्रहों में संकलित हुई थी। उस समय जितनी यह चर्चित हुई उतनी ही इस पर बनाई हुई फिल्म रजनीगंधा है। ठीक है, अच्छा रजनीगंधा, सॉरी एक कहानी है, अभी इस पर नहीं रजनीगंधा बना है। ठीक है, इनकी जो कहानी है यही सच है, इस पे जो है रजनीगंधा बना है। ठीक है, रजनीगंधा भी चर्चित हुई थी। वैसे ही वास्तविक जीवन में एक पुरुष था जो 2 लड़कियों के बीच बटे अपने मन के द्वंद्व को, दुविधा को कभी कभी मेरे साथ शेयर करता था। उसकी सारी बातें मुझे
कहानी के लिए प्रेरित करती ही थी और अंततः मैंने उस पर कहानी लिखी भी, पर मुख्य चरित्र उसकी जगह एक लड़की को बना दिया। किसको बनाया? एक लड़की को। आगे कहते हैं कि अब एक लड़की का दो लड़कों के बीच बटा होना हमारे समाज में तो बेहद गोपनीय बात है कि गोपनीय और एक तरह से वर्जित भी सो उसके इस अंतर्द्वंद को उजागर करने के लिए डायरी फॉर्म का सहारा लेना मुझे अनिवार्य लगा। यह मेरी एकमात्र कहानी है जो इस फॉर्म में लिखी गई है। इसके कथ्य की ज़रूरत के हिसाब से जब कहानियों की बात शुरू की है तो सोचती हूँ कि इस पूरे प्रसंगों को यहीं समाप्त कर दूँ। रचना का क्रम तो ज़रूर टूटेगा, पर बीच में कहानियों को लेना संभव भी तो नहीं। इसलिए अपने अंतिम दौर की उन दो कहानियों का जिक्र भी यहाँ करना चाहूँगी जो अन्य कहानियों की अपेक्षा काफ़ी चर्चित हुई थी। ये उस दौर की कहानियाँ हैं जब मेरी कहानियों के शिल्प और शैली में हास्य और व्यंग के पुट जुड़ गया। मैंने तो यह प्रयोग की तरह ही किया था, पर आश्चर्य है कि यह बहुत सफल रहा और मेरी ये दो कहानियाँ उम्मीद से ज़्यादा ही चर्चित हुई। ये दो कहानियाँ त्रिशंकु और स्त्री सुबोधन, इनकी जो है लास्ट में दो कहानियाँ जिनका बहुत चर्चित हुआ। कौन कौन से? त्रिशंकु और स्त्री सुबोधनी। ठीक है, क्रम तो मुझे इतना ठीक से याद नहीं, पर मैं पहले त्रिशंकु को ही लूँगी। इन्होंने त्रिशंकु को ही लिया। ठीक है, हम लोग शांति नगर वाले मकान की पहली मंजिल में रहते थे। ठीक, यहीं तक था ये आत्मकथा। ठीक है, इसके आगे नहीं है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये बुक के पीछे जो है ये दिया गया है, जो मेरे पास बुक है ना उसके पीछे दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बुक के पीछे दिया गया है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। जैसा कि मन्नू जी उसे बार बार हीनता ग्रंथि कहती हैं, लेकिन हम उसे विनम्रता कहेंगे, इसलिए नहीं कि हम उन्हीं कोई रियायत देना चाहते हैं। ठीक है, नहीं आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्लास बहुत लंबी हो गई मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा और क्लास को प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिएगा। ठीक है, चलिए।